गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एसएससी जेईई में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कन्वेंशनल क्वेश्चन जो कि मेंस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल इससे अल्टरनेट क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर में आराम से हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हो बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड जियोस्टैटिक स्ट्रेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दिस इज द टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इसको जियोस्टैटिक स्ट्रेस भी इसको कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्यों, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि सपोज दैट कि ये स्ट्रेसेस आती क्यों हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना है। ये स्ट्रेसेस जो आती हैं ये सॉइल के सेल्फ वेट के कारण आती है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि जो ऊपर वाली लेयर है ना, सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर, उस पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगी क्योंकि उसके ऊपर कोई लेयर ही नहीं है। मतलब ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, सपोज दैट कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, इस बॉक्स में आपको बताऊँगा। सपोज दैट ये सॉइल मास है और यहाँ पे ये जीएल है, ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे एक दूसरी सॉइल है, तीसरी सॉइल है, चौथी सॉइल है। तो इस सॉइल में क्या है ना कि यहाँ पे सेल्फ वेट के कारण क्या होगा कि इस पॉइंट पे स्ट्रेस 0 होगी क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर कोई सॉइल मास नहीं है। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट पे आएंगे तो ये जो बीच में सॉइल भरी हुई है, ये पुटअप जो सॉइल है, ये सॉइल क्या करेगी, इस पॉइंट पे, इस वाली लेयर पे क्या करेगी, स्ट्रेसेस लगाएगी, लोड लगाएगी। ओके, जब लोड आएगा उसको उसके एरिया से, यहाँ पे जो यूनिट एरिया होगा, जो भी स्ट्रेसेस काम कर रही होंगी ऐसे, और उसके जो परपेंडिकुलर एरिया, जो प्लान एरिया आएगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ से इस पॉइंट पे हमको स्ट्रेसेस पता चल जाएंगे। फिर अगर मुझे इस पॉइंट पे पता करना होगा तो सारा बर्डन कंसीडर करना पड़ेगा, इस सॉइल का भी सेल्फ वेट और इस सॉइल का भी सेल्फ वेट। तो उसके कारण इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस आई, उसको हमको इस यहाँ पे डील करना है। मतलब कि अभी जो भी ये स्ट्रेसेस हमको डील करने जा रहे हैं और जो आपके टॉपिक में है वो है आपका जियोस्टैटिक स्ट्रेस और बॉडी स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस। मतलब सॉइल मास के कारण जितनी स्ट्रेसेस आती हैं उसी को हमको यहाँ पे डील करना है। दूसरी स्ट्रेसेस कैसे हो सकती हैं जो कि आपके सिलेबस में वो चैप्टर नहीं है जेईई के सिलेबस में, जैसे एक होता है इंड्यूस स्ट्रेसेस। सपोज दैट कि इसी के ऊपर एक मैं बिल्डिंग बना देता, सपोज दैट अगर इसके ऊपर एक बिल्डिंग बना देता और इस बिल्डिंग की वजह से अगर इसके ऊपर स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है इस पॉइंट पे, तो वो स्ट्रेसेस हमको यहाँ पे एनालिसिस नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रेसेस एनालिसिस करना है वो आपको सिर्फ सेल्फ वेट के कारण ही एनालिसिस करना है। तो बिल्डिंग वाला जो आपका इंड्यूस स्ट्रेसेस होती हैं उसका अलग से एक चैप्टर होता है जो कि एसएससी जेईई सिलेबस में नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है। वो गेट और ईएस के सिलेबस में रहता है, तो प्लीज़ उसको स्किप करना है। जो पढ़ना मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे, तो अच्छे से उसको फोकस करना है। फिर एक एक चीज़ों को समझेंगे। देखो, इसको जियोस्टैटिक क्यों बोला, क्योंकि सॉइल मास स्टैटिक रहता है इसलिए उसको बोला जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ और जियोस्टैटिक, तो जियोस्टैटिक मतलब अर्थ के स्टैटिक मास के कारण जो भी आपकी स्ट्रेसेस आते हैं, दिस इज कॉल्ड जियोस्टैटिक स्ट्रेस। इसके नाम में लिखा हुआ बॉडी स्ट्रेस, बॉडी का मतलब होता है कि सॉइल मास, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी स्ट्रेस। उसके बाद में बात करते हैं टोटल स्ट्रेस। सॉइल मास का ये टोटल वेट काम करता है किसी भी पॉइंट पे, हो सकता है इसके अंदर सॉइल हो सकता है इसके अंदर वाटर हो, सो इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टोटल स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रही है वो आपकी सॉइल मास के कारण भी आ रही है, वाटर के कारण भी आएगी, और एयर का वेट तो निग्लिजिबल होता है, तो यहाँ पे एयर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे डिफिनीशन। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सॉइल मास ड्यू टू वेट ऑफ सॉइल, अंडरलाइन दिस इज द वेट ऑफ सॉइल के कारण जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होती है एबव द पॉइंट। एबव द पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट अगर मैंने कंसीडर किया तो इसके ऊपर जो सॉइल मास था उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस इंड्यूस हुई, और आर्टिफिशियल फिल और मैन मेड फिल और यूनिफॉर्म सरचार्ज,
इसके ऊपर आपने कोई मिट्टी लगा डाल दिया करके अलग से, मान लिया आप लोग क्या करते हो, सपोज दैट कहीं पे फाउंडेशन को आप डिग करते हो, फाउंडेशन की मिट्टी निकाल लेते हो, उसके बाद में फर्दर आप सरचार्ज लेके आते हो। सरचार्ज का मतलब ये होता है ना कि अलग से मिट्टी ला करके और यूनिफॉर्मली उसको बिछा देते हो सॉइल के ऊपर, दिस इज कॉल्ड सरचार्ज। जैसे आपको कहीं पे पटाई करना होता है, मिट्टी को ला करके वहाँ पे पटाई करना है, कॉम्पैक्ट करना है, मान ले पहले से सॉइल नहीं थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डीप गॉर्ज टाइप का था, गड्ढा टाइप का था, और ला करके आपने मिट्टी वहाँ पे पटाई कर दिया, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, तो वो एक तरीके का आपका सरचार्ज की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डील करेंगे, कैसे उसको डेरिवेशन करते हैं वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट डिफिनेशन है दिस इज द टोटल स्ट्रेस। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द टोटल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन विथ इन अ सॉइल मास इज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सॉइल मास। देखिए क्या बोल रहा है कि पर यूनिट यहाँ पे जो एरिया आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जितना सॉइल मास का, जैसे सपोज दैट कि मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, तो ऊपर का जितना भी फोर्स होगा F प्लस ड्राई सॉइल मास सबको मिला करके, F इसलिए लगाया, मान लिया सरचार्ज है, इस तरीके से हमने F को लगा दिया, तो इस पॉइंट पे जो इसका एरिया, रजिस्टिंग एरिया इस तरीके से आएगा, मान लेते हैं रेक्टेंगल आएगा इस तरीके से, तो वो जो रजिस्टिंग एरिया होगा ना, इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज द रजिस्टिंग एरिया और दिस इज द फोर्स। तो दिस इज द स्ट्रेस। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे क्या आएगी, स्ट्रेस। तो यहां पे कह रहा है द यूनिट एरिया ऑफ द सॉइल मास ट्रांसमिटेड इन द नॉर्मल डायरेक्शन अक्रॉस अ प्लेन। ठीक है, अक्रॉस अ प्लेन का मतलब होता है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब ये अगर लोड आ रहा है और ये जो आपको दिखाई पड़ा, दिस इज द एरिया, दिस इज कॉल्ड अक्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो नॉर्मल डायरेक्शन अक्रॉस प्लेन, तो नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रेसेस जो आते हैं यहाँ पे हम लोग जो डील कर रहे हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस को ही डील कर रहे हैं। शियर स्ट्रेस हम लोग यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शियर स्ट्रेस यहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, जो आपकी सॉइल की एक परत होती है, मान लो ऊपर ने कुछ लगाया नीचे ने कुछ लगाया, तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए शियर स्ट्रेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरी बात, इन स्ट्रेसेस को भी हम लोग कंसीडर नहीं करते जो इस डायरेक्शन से लगते हैं, क्योंकि जितना इधर से कोई सॉइल, मान लिया भाई ये सॉइल मास है, इसके इधर भी सॉइल होगी, इधर भी सॉइल होगी, जितना सॉइल इधर से कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएगी उतना इधर से भी लगाएगी, तो क्या होता है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन में कभी भी हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं लेफ्ट और राइट को, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन को ही कंसीडर करते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, total stress in a physical is a total stress is a physical parameter. Total stress is a physical parameter which can be measured. टोटल स्ट्रेस को मेजर किया जा सकता है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर किया नहीं जा सकता, बिकॉज अभी हम डील करने वाले हैं क्यों नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट आपको अभी थोड़ी देर में पता होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्या फिजिकल इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर कर सकते हो? नहीं, इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो पार्टिकल के कांटेक्ट के कारण आती है, तो कांटेक्ट के कारण ही जो स्ट्रेस आती है उसको मेजर करना मुश्किल होता है। हमें कैसे पता करेंगे कि किस पार्टिकल का कांटेक्ट है, किस पार्टिकल का कांटेक्ट नहीं है? इस वजह से क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन टोटल स्ट्रेस को हम लोग बता देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, IES में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें पोर वाटर प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम FM की बात करें तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पोर वाटर प्रेशर की अगर बात करें तो पोर वाटर प्रेशर के पहले एक बात और डील कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल स्ट्रेस के बारे में लिखा, तो टोटल स्ट्रेस को पहले बता देते हैं कैसे लिखते हैं। आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं FM में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आप लिखते थे क्या, दिस इज द गामा W इंटू H, ऐसे करके लिखते थे। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर वाटर रहता तो गामा W लोगे, अगर सॉइल मास रहेगा तो उसका गामा लोगे। तो सिंपली समझते हैं, F वो है जो कि ऊपर से काम कर रहा, हो सकता है कि वो सरचार्ज हो, सरचार्ज तो टोटल हमने सरचार्ज को लोड मान लिया, प्लस इस ड्राई सॉइल के कारण यहाँ पे देखो गामा D आया है इंटू H1 आया, ये तो एक गामा D इंटू H1 तो स्ट्रेस हो गई, लेकिन अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल फोर्स यहाँ पे पता चल जाएगा, प्लस H2 इंटू A, H2 ये हाइट है जो कि यहाँ तक कंसिडर करोगे, इंटू गामा सेट करूंगा क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे जो गामा कंसिडर किया जाएगा वो सैचुरेटेड मास कंसिडर किया जाएगा।
हाइट एरिया क्या है, ए है, तो एरिया ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल स्ट्रेस आपको, टोटल फोर्स पता चला। और उसको अगर हम इस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो इस पॉइंट पे सपोज दैट इस पॉइंट पे मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया, जो इसका एरिया है उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो मुझे इस पॉइंट की क्या पता चल जाएगी, टोटल स्ट्रेस। तो इसको आसानी से मेजर किया जा सकता है। अगर आपने एफएम पढ़ा होगा तो सारे कॉन्सेप्ट एफएम के ही लगने वाले हैं। मैं उसको फिर एक बार बताऊंगा कि कैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालते हो, ठीक है। तो अब हम डील करने वाले हैं यहाँ पे टोटल स्ट्रेस के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। अब हम डील करेंगे पोर वाटर प्रेशर। व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर? देखिए, पोर वाटर प्रेशर का मतलब होता है कि जो सॉइल के वाइड्स होते हैं, जो सॉइल के अंदर वाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड पोर वाटर प्रेशर। तो इसे क्या बोलते हैं, पोर वाटर प्रेशर एट एनी पॉइंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पीजोमीटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमें पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है तो हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीजोमीटर। आपने बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ा होगा एफएम में, पीजोमीटर पढ़ते हो, यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ते हो, ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर पढ़ते हो। लो प्रेशर मेजरमेंट करना होता तो पीजोमीटर लेते थे, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लेते तो हाई प्रेशर मेजरमेंट करते थे। ध्यान रहे कि पीजोमीटर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करता है। तो पीजोमीटर और अ स्टैंड पाइप, दोनों में से कुछ भी लगा दोगे, जितना इसमें राइज होगा, यहाँ पे इस डायग्राम से समझिए, दिस इज द सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल है, यहाँ तक वाटर टेबल आपका यहाँ तक है, ओके। अगर आप यहाँ पे सैचुरेटेड थी तो सॉइल मास में वाटर टेबल यहाँ तक था। सपोज दैट कि यहाँ पे सॉइल सैचुरेटेड है, जैसे ही आपने पीजोमीटर को लगाओगे तो उतना पानी राइज करेगा जितना कि यहाँ पे वाटर टेबल है। तो पीजोमीटर में जितना राइज हुआ, दिस इज द हाइट ऑफ पीजोमीटर। अगर मुझे हाइट पता है और वाटर के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पोर वाटर प्रेशर पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अगर एच राइज हमें यहाँ पे पता चल जाता है, सपोज दैट एच राइज था, द अमाउंट ऑफ राइज इन पीजोमीटर इज इक्वल टू एच। मान लेते हैं कोई जनरल राइज जो है वो एच है, तो इस तरीके से देखोगे एच इंटू गामा डब्ल्यू। ओनली पॉजिटिव प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड। यस, पीजोमीटर हमेशा जो है वो पॉजिटिव मेजर करता है, क्योंकि निगेटिव में क्या है, नीचे लगाना मुश्किल पड़ेगा। तो पॉजिटिव में चीज़ें राइज करते हैं, इसलिए आप उसको बता सकते हो, निगेटिव में चीज़ें फॉल करते हैं। अब फॉल करके कहाँ जाएगा, तो उसको पीजोमीटर को इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, ज़मीन के अंदर नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए पीजोमीटर हमेशा क्या मेजर करता है, पॉजिटिव। दूसरी बात, पीजोमीटर ऑलवेज मेजर द लिक्विड, जो भी आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड का वो क्या करता है, मेजर करता है, क्या कहते हैं, जिसमें कह सकते हो वाटर है, ऑयल है, मरकरी है, इन सब का प्रेशर बताता है। नॉट, अगर हम बात करें सपोज दैट कि आपके पास यहाँ पे गैस है, तो गैस का प्रेशर वो मेजर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि गैस हमको दिखाई नहीं पड़ती है, और जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है उसको मेजर करना मुश्किल है। मान लीजिए इसमें गैस आ गई, आप कैसे बताओगे कि इसके अंदर राइज कितना हुआ, क्योंकि गैस हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए गैस के केस में पीजोमीटर यूज नहीं करते हैं। तो दो तीन ऑब्जेक्टिव आपको मैंने एफएम के बता दिया कि पीजोमीटर से क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। एक तो पॉजिटिव प्रेशर मेजर करते हैं, निगेटिव मेजर नहीं करते हैं, या वैक्यूम कह सकते हो। तीसरी बात, गैस का प्रेशर मेजर नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। नेक्स्ट बात करें, ओनली पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर कैन बी मेजर्ड यूजिंग द पीजोमीटर। नेक्स्ट, पोर वाटर इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल स्ट्रेस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में आपको ये नहीं बताएगा, कह देगा कि पोर वाटर प्रेशर को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो उसे न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज द न्यूट्रल स्ट्रेस बिकॉज इट एक्ट्स, ये कहाँ पे काम करता है, इट एक्ट्स ऑल साइड ऑफ द पार्टिकल बट डज नॉट काज पार्टिकल टू प्रेस अगेंस्ट ईच अदर। इसका मतलब ये होता है, देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पास्कल ने बताया था कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है या कोई भी पॉइंट पे स्टेशनरी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, पानी रुका हुआ है, उस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो अगर पास्कल के अकॉर्डिंग देखें तो पास्कल ने बताया था कि ऑल डायरेक्शन से क्या है, प्रेशर वहाँ पे लगता है। लेकिन वो बॉडी आपकी स्टेशनरी, वो पॉइंट आपका स्टेशनरी, वो आपका पॉइंट स्थिर होना चाहिए, तभी जाकर के आपका पास्कल लॉ वैलिड होता है। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि चारों डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से क्या लगता है, समान प्रेशर लगता है। तो अब बताइए, अगर सपोज दैट इधर से कुछ प्रेशर लगेगा तो इधर से भी कुछ प्रेशर लगेगा, इधर से कुछ प्रेशर लगेगा तो इधर से भी कुछ प्रेशर लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सपोज दैट कि 4 न्यूटन पर mm² इधर से लगा है,
तो 4 ही न्यूटन का इधर से लग जाएगा, क्योंकि प्रेशर वाटर है, वाटर की डेंसिटी समान। तो एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से अगर हम किसी पॉइंट को कंसीडर करें तो ये पॉइंट की हाइट समान है, तो हर पॉइंट पे इस पार्टिकल जो पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहे हैं उसकी हाइट समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना प्रेशर इधर से लगेगा उतना इधर से लगेगा। इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जब न्यूट्रलाइज हो जाता है प्रेशर, इसका मतलब है कि जितना इधर से लगा इतना इधर से, इतना ऊपर से उतना नीचे से। इस तरीके से पार्टिकल कंप्रेस नहीं हो पाता है, क्योंकि सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पहली बात ये है कि पार्टिकल क्या है, दब नहीं पड़ा पाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे डज नॉट पार्टिकल टू प्रेस अगेंस्ट ईच अदर, आपस में पार्टिकल क्या है ना कि कंप्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल। ओके, दूसरी बात, वाटर में कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होती है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल स्ट्रेस। वाटर के अंदर कोई शियर रेजिस्टेंस नहीं होता है, बहुत निग्लिजिबल होता है, कोई भी यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस नहीं आती हैं, इस वजह से भी इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि पोर वाटर प्रेशर को और क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं ये सब कहानी मैंने बता दी। अब आते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस पे। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इसको मुझे अभी डेरिवेशन करना है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहानी बता रहा था, इसको आप रफ कर सकते हो क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम में अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सिग्मा इज द टोटल स्ट्रेस, म्यू इज द पोर वाटर प्रेशर। इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं, म्यू को डिनोट करते हैं पोर वाटर प्रेशर। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड फिजिकली, सो डज नॉट एनी फिजिकल मीनिंग। भाई देखिए यहाँ पे ये मुझे पता नहीं कि किस पार्टिकल का कांटेक्ट किसके साथ है, क्योंकि जो इफेक्टिव स्ट्रेस आता है वो सिर्फ पार्टिकल के कांटेक्ट के कारण आता है। अब बीच में पानी भरा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो पार्टिकल का आप देख सकते हो कि कांटेक्ट बहुत ही कम रहता है। यहाँ पे पार्टिकल का कांटेक्ट जो है बहुत कम रहता है, मैक्सिमम एरिया आपका कांटेक्ट से छूटा रहता है, बस छोटा सा इसका जो पॉइंट का कांटेक्ट होता है जो कि थोड़ा सा मिल जाता है, तो दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल। अब ये कांटेक्ट ऑफ पार्टिकल को मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कैसे पता करोगे कि कौन सा पार्टिकल जुड़ा है दूसरे से कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग कभी भी फिजिकल जो कह सकते हो इफेक्टिव स्ट्रेस को नहीं निकाल पाते, हमेशा टोटल स्ट्रेस की पहले वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद में उसको पोर वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें आंसर पता चल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक लेयर मैंने मान ली, सपोज दैट कि यहाँ पे 3 3 6 करके हैं, आप चाहो तो यहाँ पे एक और बना सकते हो, दिस इज द, इस तरीके से, दिस इज द N5, दिस द N6। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो पार्टिकल का कांटेक्ट है ना, इसको निकाल लिया बाहर। अब इस डायग्राम से समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस लेयर का जो पार्टिकल है ऊपर वाला, इसको मैंने ऐसे बना दिया, तो ये क्या करेगा, जो नीचे वाला पार्टिकल है ना, इस पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। जैसे कोई बॉडी हम कहीं पर रख देते हैं, तो उस पर एक बॉडी पे मान ले कोई सेल, सपोज दैट ये बॉडी है, बॉडी को मान ले किसी मेंस पे हमने रख दिया, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है कि नहीं लगता है, तो वो नॉर्मल लगता है, क्योंकि वेट का जो कंपोनेंट होता है नीचे की तरह काम करता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, सॉइल का वेट नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहां काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो N1 N2 है, दिस इज द वर्टिकल फोर्स है, जो कि कांटेक्ट के कारण आ रहा है, जो कि सिर्फ इसके एक पॉइंट पे आएगा, एक पॉइंट पे आएगा, दिस इज द N। तो यहां पे हम टोटल स्ट्रेस को लिख सकते हैं टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, और टोटल फोर्स को लिखा जा सकता है कि अगर मैं N1 N2 N3 और N4 N5 N6 का समेशन कर दूं, N1 N2 N3 N4 N5 का समेशन कर दूं, तो मुझे पूरा नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगा कि इस लेयर पे कितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, वो मुझे पता चल जाएगा, तो सिग्मा N हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप देखिए कि इनके बीच में जो खाली जगह है उसमें वाटर रहेगा, ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे कौन रहेगा, वाटर रहेगा। जब इनके खाली जगह में वाटर रहेगी, तो वाटर भी क्या करेगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा। जब ये पोर वाटर प्रेशर डेवलप करेगा, तो इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू ए पोर एरिया। अब ए पोर एरिया वही एरिया हो जाएगा जो बीच में खाली स्थान है, जो वाइड्स रहेंगे वो एरिया हमारा कहलाएगा ए पोर एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ कहानी मैंने बताई है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया का मतलब होता है कि ये पार्टिकल का
दिस इज द कॉन्टैक्ट एरिया, दिस इज द कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, पार्टिकल के कॉन्टैक्ट के बीच में लगता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया की वैल्यू बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू टोटल एरिया, एज कंपेयर टू टोटल एरिया। मतलब कि ये कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ही कम आता है, लगभग 3 से 4% आता है। तो यहाँ पे मैंने एक बात बताई है क्या, कि जो पोर एरिया होता है वो होता है लगभग 0.97, मतलब 97% ऑफ द टोटल एरिया। मतलब कि ये जो कॉन्टैक्ट एरिया आप देख रहे हो, जो कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ 3-4% ही रहता है। इसका मतलब ये है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी गई है, टोटल एरिया इजकल टू कॉन्टैक्ट एरिया प्लस पोर एरिया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम है तो मैं नेग्लिजिबल करूंगा, तो दिस एरिया इज 0 मान लूंगा एज कंपेयर टू पोर एरिया। लगभग 3% है और एक 97% है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली वैल्यू आई है 97% जो मैंने यहाँ पे बताया है, दिस इज द 97%, दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। तो जो टोटल आएगा एरिया वो पोर एरिया के बराबर हो जाएगा। जब ये पोर एरिया के बराबर होगा तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो ए पोर एरिया इंटू ए से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लगभग इक्वल है। तो यहां से आएगा सिग्मा एन अपान ए प्लस म्यू। सिग्मा एन अपान को, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट के कारण आया है तो दिस इज द कॉन्टैक्ट के कारण आया, तो सिग्मा एन अपान ए, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। क्योंकि मैंने बताया था कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस आती है वो पार्टिकल के कॉन्टैक्ट के कारण जो भी स्ट्रेसेस आती है, जो कॉन्टैक्ट के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे एरिया तो कॉन्टैक्ट जो एरिया होना चाहिए डिवाइड करना चाहिए आपको, जो स्ट्रेसेस निकाले हो टोटल से, मतलब अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स से कि कॉन्टैक्ट एरिया कितना आएगा, इसलिए थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो सिग्मा एन अपान ए, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, दिस इज द पोर वाटर प्रेशर। इसका मतलब टोटल स्ट्रेस को मैंने प्रूफ कर दिया कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस पर प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो यहां से निकल के चीजें आपकी आ जाती हैं। तो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं क्या, सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इस क्रॉस सेक्शन को अगर मैं कट करूँ, ऐसे परपेंडिकुलर जाकर के मैंने कट कर दिया, तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन का आएगा वही एरिया इसको क्या करेगा, रजिस्टिंग में काम करेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा कहानी इसकी समझाने के लिए थी, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो थे, एक तो पोर वाटर, दूसरा ये टोटल स्ट्रेस, दूसरा ये यहाँ पे बताया फिजिकल पैरामीटर आपका टोटल स्ट्रेस जो है मेजर कर लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इट कैन नॉट बी मेजर, इट कैन नॉट बी मेजर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट कैन नॉट बी मेजर, इसको मेजर आप नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजर। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यूपीएससी ने ईएस के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ये पॉइंट पूछ रखा है, क्या हम इफेक्टिव स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेजर कर सकते, लेकिन टोटल स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी बात है कि एक फार्मूला बस ये है, क्या याद रखना है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। इसी पे पूरा चैप्टर है, इसी पे पूरी कहानी है, इसी को हमको सीखना है। अभी देखना चीज़ें कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट थिंग कि कैसे डेरिवेशन करेंगे, कैसे हम एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम लोग चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि कैसे एक एक करके सीखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने एफएम का चैप्टर पढ़ रखा है और एफएम में आपने क्या पढ़ रखा है कि वहाँ पे आपको बताया गया है कि चीज़ें हम कैसे वहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एफएम की, तो एफएम में भी आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखते थे कि नहीं लिखते थे, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। ठीक है, कोई अलग नहीं है, बस उसी तरीके से वहाँ पे गामा डब्ल्यू आप लेते थे, यहाँ पे गामा आप सॉइल लेना है, क्योंकि यहाँ पे सॉइल है, वहाँ पे पानी रहता है, तो वहाँ पे आप क्या कंसिडर करते हो, पानी को कंसिडर करते हो। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डील करते हैं। डेरिवेशन बहुत ही आसान होने वाले हैं, जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। और बाकी आप देख सकते हो, परमेबिलिटी पे लेक्चर मैंने बनाया था, परमेबिलिटी पे आपको सारे टॉपिक मैंने कवर किए। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस है, 2-3 लेक्चर है इस पे भी, तो इसको भी कवर अप कर लेंगे हम लोग, और बाकी सारी चीज़ें स्मूथली आपकी चलती रहेंगी। बाकी स्टील का भी सिलेबस आपका टेंशन मेंबर पे भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, और क्या कहते हैं धीरे धीरे चीज़ें हम लोग कवर कर ले जाएंगे। लगभग स्टील में तो अब कवर ही कर ले गए हैं लगभग, लेकिन बस सॉइल का सिलेबस बड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स इसका वेटेज ज़्यादा है, आपको वेटेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोशिश करिए। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऑफलाइन से बेटर आपको ऑनलाइन में कंटेंट मिले, उससे
क्योंकि हमारे साथ क्या है ना कि यहाँ पे आप ऑफलाइन में रहते हैं तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि आप क्वेश्चन तो नहीं ज़्यादा पूछ सकते, ये थोड़ा सा यहाँ पे बाउंडेशन रहता है, लेकिन इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारे पॉइंट को लिखा देता हूँ। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे ना उनको बाद में पछताना पड़ेगा, जो लोग सिर्फ ऐसे ना स्क्रीनशॉट और बोर्ड पे ऐसे देख के लिख लेते हैं ना उनको बाद में पता चलेगा इसका वेटेज, ठीक है, वो तो बाद में पता चलता है ना, मेंस भी तो होता है ना, तो मेंस में नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो प्लीज़ बना लो एक बार, नहीं बार बार आप इधर उधर भटकते रहोगे। मैं रियली बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है अभी तो हमें सब कुछ याद है, समय के साथ में हमारी चीज़ें डिक्लाइन होने लग जाती हैं, तो वो टाइम के साथ जब आप देखोगे ना कि सॉइल भूलने लग गया है, अब बार बार तो वीडियो देख नहीं पाओगे, इसलिए कोशिश करो कि नोट्स ज़रूर बनाओ, और नोट्स अगर नहीं बना रहे हो तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, ये एक्सपीरियंस जिसके पास होता है वही पता कर सकता ना, ये चीज़ें मुझे पहले से पता है, मैंने भी कई बार ऐसा किया, बाद में पता चला यार टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए कोशिश करो कि नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन पे, चलते हैं एक एक करके डेरिवेशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट ये हैं, मैं इस साइड में यहाँ पे चीज़ों को डिनोट करता हूँ, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे कुछ पैरामीटर हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे दिस इज द शियर स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूँ दिस इज द शियर स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूँ शियर स्ट्रेंथ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, जो इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, जो शियर स्ट्रेंथ आपकी होती है सॉइल की है वो किस पर डिपेंड होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसकी शियर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कंसोलिडेशन इट इज़ द फंक्शन ऑफ आल्सो इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बियरिंग कैपेसिटी, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किसका फंक्शन है, ये तो बहुत बार पूछा गया कि कंसोलिडेशन वाला बियरिंग कैपेसिटी इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक करके समझेंगे, बहुत ही आसान है, एक एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ ताकि चीज़ें यहाँ से मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पे डील करना है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ों को लिखा दिया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि कैसे चीज़ों को डील किया जाए, आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशन है, डेरिवेशन कह रहा है दैट इज, एक एक करके सीखेंगे यहाँ पे डेरिवेशन। डिराइव करना है एक्सप्रेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर या इफ वाटर टेबल इज राइजिंग अबव द ग्राउंड लेवल, इफ वाटर टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रखे हैं। इफ द वाटर टेबल इज राइजिंग above the ग्राउंड लेवल से क्या हो गया, ऊपर की तरफ, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें ग्राउंड लेवल के साथ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे चीज़ें बदलती हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। तो देखिए इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम लेंगे
जिसके बारे में यहाँ पे हमको सीखना है। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से है, दिस इज द डायग्राम। ये सॉइल मास है, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द डायग्राम जिसमें कि ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पे वाटर टेबल है, ठीक। पहले था मतलब यहाँ पे राइज किया है, मतलब यहाँ पे ग्राउंड लेवल जो है फ्रेंड्स ये है आपका, दिस इज द जीएल, दिस इज द जीएल ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये पॉइंट है आपका ग्राउंड लेवल, और पानी जो है आपका राइज कर गया ऊपर है, ये आपका वाटर क्या हुआ है, राइज करके कहाँ पहुँच गया यहाँ। जैसे बरसात नहीं होती है, जब बरसात होती है, कई बार बरसात होती है, कभी फ्लड आता है या कुछ भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी सपोज यहाँ पे था पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे था, लेकिन बहुत सारी बरसात के कारण वाटर टेबल क्या करता है, राइज करता है। मान लिया ग्राउंड टेबल, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल के ऊपर राइज हुआ है, तो ये मैंने लिखा दिया, इफ वाटर टेबल इज राइजिंग अबव द ग्राउंड लेवल। ये चीज़ को एग्जाम में ध्यान देना है, इस चीज़ को पढ़ोगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ द ग्राउंड लेवल के ऊपर राइज किया तो बताइए कि इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ता है। तो उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ व्हाट इफेक्ट ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, व्हाट इफेक्ट ऑन सिग्मा बार, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। इसको अच्छे से समझना है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन क्या है। ग्राउंड आपका सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ तक है, दिस इज द जीएल। अब इसका मतलब सॉइल मास नीचे रहा होगा, तो ये सॉइल मास जब नीचे रहा होगा, दिस इज द सॉइल मास। ये सॉइल मास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द सॉइल मास, सॉइल मास। अब फ्रेंड्स इसकी हाइट वगैरह दे रखा है, दिस इज द एच, दिस इज द एच। ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, दिस पॉइंट बी मान लेता हूँ, दिस पॉइंट सी, ठीक है। और दिस इज द H1, आप कुछ भी मान सकते हो, H1 H2 जो आपको सुविधा लगे आप आराम से मान सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपने फ्लूइड में पढ़ रखा होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे टोटल, उसके बाद पोर वाटर प्रेशर, और फिर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का एक तरीका था, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस में से अगर मैं पोर वाटर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस पता चल जाएगी। तो एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो सिर्फ आपको स्ट्रेसेस की वैल्यू पूछेगा, डायग्राम नहीं पूछता है। दूसरी बात, यहाँ पे स्ट्रेस के साथ साथ वो डायग्राम को भी कहेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम भी दीजिए। तो आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन वो पूछा क्या। अगर डायग्राम नहीं पूछा है तो अननेसेसरी आपको डायग्राम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने कहा है कि डायग्राम बनाना है तो आपको डायग्राम बनाना है। इस चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब एक एक करके चलते हैं, यहाँ पे आप स्टेप्स को करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टोटल स्ट्रेस के बारे में बात करूँगा, जो कि मैं सारा डेटा यहाँ पे लिखता चलूँगा और ऊपर डायग्राम बनाऊँगा। तो दिस इज द टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस अगर मैं बात करूं, दिस इज द पॉइंट ए, तो दिस इज द टोटल स्ट्रेस। सबसे पहले या ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट ए की मैं बात करने जा रहा हूं। पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए की बात करेंगे, फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की बात करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। टोटल स्ट्रेस पॉइंट ए। आप बताइए क्या इस पॉइंट के ऊपर कोई सॉइल मास है? कोई सॉइल मास नहीं है। जब कोई सॉइल मास नहीं होगा तो कोई स्ट्रेस नहीं लगाएगा। उसके ऊपर या तो कोई पानी होना चाहिए, या कोई वाटर बॉडी होना चाहिए, या कोई सॉइल मास होना चाहिए, तभी जाके उसके ऊपर स्ट्रेस आएगी। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, जब उसके ऊपर कुछ नहीं तो कोई बर्डन भी नहीं आएगा। जब कोई बर्डन नहीं आएगा तो आप क्या लिखोगे, टोटल स्ट्रेस सिग्मा ए इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 0। ओके। दूसरी बात, अगर मैं पोर वाटर प्रेशर की बात करूं, म्यू ए, ये भी क्या आएगा, 0। बिकॉज क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर की बात करना होता है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर देखिए, जस्ट ऊपर कोई पानी नहीं है, तो जस्ट ऊपर कोई पानी नहीं है तो कोई पोर वाटर प्रेशर ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर लगा देता तो क्या पानी राइज करता? नहीं, पीजोमीटर यहाँ लगाओगे तब यहाँ तक राइज करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पोर वाटर प्रेशर को क्या कर दिया, 0। अब आपको क्या चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सिग्मा ए बार अगर मुझे लिखना है तो इफेक्टिव स्ट्रेस होती क्या है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो मैं लिखूंगा सिग्मा ए माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो हो जाएगा 0 - 0, दिस इज द 0।
तो मतलब इस पॉइंट पे सारी वैल्यू क्या हो गए 0। अब मैं आता हूँ पॉइंट बी पे। कहाँ पे? पॉइंट बी। सारा डायग्राम मैं बनाऊंगा, पहले ही सारी चीज कहानी मैं लिख लेता हूँ। पॉइंट बी, ये है पॉइंट आपका बी, ठीक है। अब आप बताइए, सबसे पहले आपको लिखना है टोटल स्ट्रेस। अब टोटल स्ट्रेस लिखना है तो सिग्मा बी मैं लिखूंगा। आप बताइए इस पॉइंट पे, इस लेयर पे आपको स्ट्रेस लिखना है। आप बताइए आपके इस पॉइंट के ऊपर वाटर है या सॉइल है? दिस इज द वाटर, दिस इज द वाटर। अगर ऊपर वाटर है तो आप बताइए किसका यूनिट वेट लोगे, वाटर का लोगे या सॉइल का लोगे? आपको लेना किसका पड़ेगा? आपको जो टोटल स्ट्रेस कंसीडर करना है तो उसमें आप जो भी वहां पे चीज होगी उसका आप यूनिट वेट कंसीडर करोगे। अगर वाटर है तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस में दिस इज द गामा डब्ल्यू इनटू क्या आएगा H1। जैसे आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लिखते थे ना, सेम कहानी तो है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, FM की कहानी चल रही है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे पीजोमीटर लगाओगे तो पीजोमीटर यहाँ तक राइज कर जाएगा। तो पोर वाटर प्रेशर अगर मैं बात करूँ बी पॉइंट पे तो ये क्या आएगा? दिस इज आल्सो गामा डब्ल्यू इंटू H1, सेम आएगा। अब आप टोटल स्ट्रेस सोचोगे सर कि पोर वाटर प्रेशर को सर ने गामा डब्ल्यू इंटू H1 लिख दिया और इसको भी वही लिख दिया। लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ सॉइल मास होती तो यहाँ पे गामा सॉइल करते इंटू H1 करते। अब वहाँ वाटर है तो वाटर क्या सेल्फ वेट तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इस सेल्फ वेट के कारण क्या होगा, इस लेयर पे एक प्रेशर आएगा ना, तो वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी बात, सेल्फ वेट के कारण पानी तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा वो पोर वाटर प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दोनों जगह हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूँ सिग्मा बी डैश, ध्यान दीजिएगा टोटल स्ट्रेस सिग्मा बी माइनस म्यू बी, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं। आप बताइए दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम है। तो गामा डब्ल्यू इंटू H1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1 इजकल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल एकदम सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट सी पे। अभी तो हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में हम लोग डायग्राम ड्रा करेंगे पॉइंट सी, ठीक। अब पॉइंट सी पे आते हैं। पॉइंट सी पे अगर हम देखें तो पॉइंट सी पे कैसे लिखोगे? पॉइंट सी अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टोटल स्ट्रेस। तो देखिए इस पॉइंट की मैं बात करना चाहता हूं, तो इस लेयर पे आप देखो किन किन लेयरों का बर्डन है। एक तो इस लेयर का बर्डन होगा, एक तो इस लेयर का बर्डन होगा। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि कितनी स्ट्रेस आएगी। तो सबसे पहले आपको लिखूंगा दिस स्ट्रेस आएगी प्लस दिस स्ट्रेस आएगी। तो पहला वाटर है तो मैं लिखूंगा गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस, अब यहाँ की सॉइल मास ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है तो यहाँ की सॉइल जो रहेगी वो सैचुरेटेड रहेगी। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल सॉइल इज सैचुरेटेड एज वेल एज सबमर्ज। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दिस सॉइल इज सैचुरेटेड। तो अगर ये सैचुरेटेड रहेगी तो आप इसको लिख सकते हो क्या? दिस इज द गामा सैट इनटू H, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर भैया चलते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर अगर मुझे सी पॉइंट पे लिखना पड़े, अगर आप पीजोमीटर यहाँ लगा देते हैं, मान लिया आपने पीजोमीटर लगा दिया, तो ये पानी आपको राइज करके यहाँ तक पहुँच जाता, क्योंकि आप देख सकते हो पानी कहाँ तक भरा हुआ। ये पीजोमीटर लगाते ना तो पीजोमीटर का राइज यहाँ तक हो जाता, ऊपर तक। इसका मतलब ये क्योंकि यहाँ पे भी पानी है और सॉइल सैचुरेटेड होगी तो यहाँ पे भी पानी होगा। जैसा ही पीजोमीटर लगाओगे पानी राइज कर जाएगा ऊपर तक। तो कितना राइज किया? H1 इन प्लस H, तो इतना राइज कर जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, आराम से लिखूंगा दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू H1। ये पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा कहाँ तक? बी पॉइंट तक हो जाएगा। सी पॉइंट का लिखना होगा तो आप लिखोगे गामा डब्ल्यू इंटू दिस इज द H, क्योंकि हाइट इसकी कितनी है? अब देखो इसका जो पोर वाटर प्रेशर होगा उसका यूनिट वेट जो है वाटर का गामा डब्ल्यू और हाइट क्या हो जाएगी? H। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स हमको क्या निकालना है? इफेक्टिव स्ट्रेस। तो सिग्मा सी, ये क्या होता है? सिग्मा सी माइनस म्यू सी होता है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है, क्या कैसे देखो सब्ट्रैक्ट होगा? इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा सी है तो मैंने सिग्मा सी, ये जब करोगे तो कैंसिल आउट होगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा सैड इंटू H माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1 माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? कैंसिल आउट कर दोगे। आंसर क्या आएगा? गामा सैट
ठीक है, माइनस गामा डब्लू ब्रैकेट में एच, या गामा सेट माइनस गामा डब्लू क्या होता था, गामा सबमर्ज होता था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गामा डैश इंटू एच। अब गामा डैश को हम लोग क्या मानते थे, सबमर्ज मानते थे। सॉर्ट करने का एक तरीका है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, तो आप इफेक्टिव स्ट्रेस का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। क्या कि जैसे, या तो अभी आप डायरेक्ट मत लगाइए क्योंकि अभी आप चीज़ें सीख रहे हो, अगर एक बार सीख जाओगे फिर लिख लोगे। तो पहले टोटल लिखना है, फिर पोर वाटर प्रेशर लिखना है, और फिर इफेक्टिव निकालना है, जो आपको मैंने पहले से बता रखा। दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस इज द टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। अब देखिए ये कहानी तो मैंने बता दी। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे डायग्राम को हम लोग बनाएं। देखिए पहला जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम आपका जो रहेगा यहाँ पे, ये टोटल का जो हम बात करना चाहते हैं, ये टोटल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल स्ट्रेस की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल स्ट्रेस डायग्राम। टोटल स्ट्रेस, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर, और यहाँ पे अगर हम लिखें दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, कैसे? अब देखिए आप बताइए कि इस पॉइंट पे जो टोटल स्ट्रेस है जीरो है कि क्या है। देखो ए पॉइंट पे, यहाँ पे जो पॉइंट ए है यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो मैं जीरो कंसिडर करूँगा। तो जीरो का मतलब जीरो हो गया। फिर आप आइए बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आप बताइए क्या इंटेंसिटी है, गामा डब्ल्यू इंटू H1। तो मैं ये वैल्यू को लिखूँगा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन आएगी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसलिए आएगी क्योंकि स्ट्रेस का जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट है, और जो स्लोप इसका आएगा वो आपका गामा डब्लू आएगा। और सॉरी, यहाँ पे जो हाइट आप ले रहे हो ये ले रहे हो, और स्ट्रेस जो है आपकी ये। तो दिस इज द टैन थीटा, दिस इज द थीटा। और टैन थीटा आप कैसे लिखते थे, टैन थीटा होता था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा गामा डब्लू इंटू H1 डिवाइड बाई H1। तो यहाँ पे जो लाइन का स्लोप आएगा ना, वो गामा थीटा की वैल्यू आएगी गामा डब्लू। जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे गामा डब्लू की होगी उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप। स्लोप होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये जो इंटेंसिटी आपने लिखा गामा डब्लू इंटू H1, तो इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी होगी वो गामा डब्लू इंटू क्या हो जाएगी, H1। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे इंटेंसिटी क्या है, गामा डब्लू इंटू H1 प्लस गामा साइट इंटू H। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक का जो यूनिट जो स्लोप था उसमें गामा डब्लू आ रहा था, लेकिन अब जो लाइन का स्लोप होगा ना उसमें गामा साइट आएगा। अब आप बताइए कि गामा डब्लू ज़्यादा होगा कि गामा साइट ज़्यादा होगा। गामा साइट ज़्यादा होता है क्योंकि गामा सैचुरेशन सॉइल का होता है 18-19 के आसपास, और जो गामा डब्लू होता है वो आपका होता है 8 और 9 के आसपास। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये सीधी लाइन आप नहीं खींच सकते फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। एकदम से ध्यान देना है कि ये लाइन थोड़ा सा आपको इंक्लाइन करना पड़ेगा, ताकि देखिए इसका स्लोप में इसके स्लोप में आपको अंतर हो जाएगा। इस लाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। इसकी इंटेंसिटी में गामा डब्लू इंटू H1 लिख सकता हूँ, और ये जो लिख सकता हूँ जिससे गामा साइट इंटू H। तो ये पूरी इंटेंसिटी आपकी इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अभी ये पहला क्वेश्चन मतलब पहला डेरिवेशन है, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको लिख ले जाओगे। अब आओ पोर वाटर प्रेशर पे। तो फिर पोर वाटर प्रेशर को हम लोग लिखते हैं, दिस इज द पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, ये पॉइंट ए। आप बताइए पॉइंट ए पे पोर वाटर प्रेशर क्या है, जीरो है, तो मैंने जीरो बना दिया। ठीक है, फिर आप बताइए कि जो बी पॉइंट है वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना है, गामा डब्लू इंटू H1। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको डायग्राम में बनाना पड़ेगा, दिस इज द गामा डब्लू इंटू H1। फिर आप बताइए सी पॉइंट पे, तो गामा डब्लू इंटू H1 प्लस गामा डब्लू इंटू H। अब इस लाइन का स्लोप समान रहेगा क्योंकि गामा डब्लू और गामा डब्लू क्या है, हर जगह यूज हुआ है। तो इस लाइन का जो स्लोप रहेगा फ्रेंड्स वो आपका सीधे एकदम लाइन में आप जा सकते हो। ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं। और ध्यान दीजिएगा ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन है, कोई पैराबोलिक लाइन नहीं है, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये जो इंटेंसिटी आप लिखोगे तो आएगी गामा डब्लू इंटू H1 प्लस गामा डब्लू इंटू H। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, पोर वाटर प्रेशर हो गया डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पे आते हैं अगर,
तो नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डायग्राम जो आपका आता है वो है आपका दैट इज रिलेटेड विथ थर्ड डायग्राम की अगर बात करूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस का है। आप बताइए ए पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है 0, तो फिर मैंने लिख दिया 0 भाई, चलो ठीक है। बी पॉइंट पे आप ही बता दीजिए बी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है 0, तो यहाँ पे भी मैं 0 आ गया, यहाँ 0 यहाँ पे भी 0। अगर कोई इंटेंसिटी बी पॉइंट पे होती तो फिर मैं डायग्राम बनाता ऐसे, लेकिन वहाँ पे क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पे आते हैं बी पे। अब बी से डायग्राम स्टार्ट होगा। बी पे बताइए, बी के बाद यहाँ पे पॉइंट पे 0 है। सी पॉइंट पे आप बताइए क्या वैल्यू आई, दिस इज द गामा डैश इंटू एच। तो आप ये डायग्राम जो बनाओगे ना, दिस इज द गामा डैश इंटू एच, ठीक है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया, ये जो आप देख रहे थे गामा सेट इंटू एच, इसका जो ये डायग्राम जो आ रहा था उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि गामा डैश जो है वो कम होता है किससे, गामा सेट से। इसलिए ये जो स्लोप आप देख रहे हो ना लाइन का, ये इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, कम आएगा। इसलिए मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। तो दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये आपका हो जाएगा क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, एकदम बेसिक। जैसे आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लिखते हो, सेम कहानी। हाइड्रोस्टेटिक में क्या करते थे, सपोज दैट कि पानी का लेवल ये होता था, तो आप क्या करते थे, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाते थे, तो क्या आता था, गामा डब्ल्यू इंटू एच आता था, क्योंकि आपने ये एच हाइट होती थी। तो वैसे वहाँ पे भी लिखते थे, सेम यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। देखिए ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कहानी क्वेश्चन में यही से शुरुआत होती है। तो एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखिए, इस ए पॉइंट के ऊपर कोई सॉइल मास, कोई वाटर बॉडी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, ठीक। उसके बाद इसी पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर कोई, जस्ट इसके ऊपर देखिए कोई वाटर है नहीं है, तो इसलिए ये भी 0। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल माइनस क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर, तो 0 माइनस 0। बी पॉइंट पे आइए, बी पॉइंट पे आप बताइए कि बी पॉइंट पे मुझे क्या है, बी पॉइंट पे अगर मैं टोटल स्ट्रेस लिखना चाहूँ तो उसके ऊपर मेरे को क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा गामा डब्ल्यू इंटू H1। अच्छा, उसके बाद बी पॉइंट पे आप पीजोमीटर लगाइए, देखिए कितना राइज होगा, उतना राइज होगा जितना वाटर टेबल है, तो कितना राइज हुआ, गामा डब्ल्यू इंटू H1। अगर टोटल पता है, पोर वाटर प्रेशर घटा दोगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस पता चल जाएगी, वो हमें पता चल गए। फिर सी पॉइंट पे आओगे, जब सी पॉइंट पे आओगे इस पॉइंट पे, तो आपको ये स्ट्रेस टोटल लिखना पड़ेगा प्लस इसको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे गामा डब्ल्यू इंटू H1, जो कि इस वाटर बॉडी के कारण क्या होगा, आपका टोटल वेट आएगा, प्लस गामा साइट इंटू एच, क्योंकि यहाँ की सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है, तो आपको गामा साइट इंटू क्या करोगे, एच करोगे। पोर वाटर प्रेशर उसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पीजोमीटर लगाता तो पानी यहाँ तक राइज करता है, इसलिए मैंने इसको भी कंसिडर किया और इसको भी कंसिडर किया। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो यहाँ से टोटल स्ट्रेस, अगर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस लिखना है तो टोटल में से क्या करो, पोर वाटर से घटा दो। जब पोर वाटर प्रेशर घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ दिस इज द गामा डैश। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट की। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको मैं लिखाना चाहता हूँ, नोट करके है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। इसका पॉइंट का मतलब यह है कि अगर ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, अगर ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर अगर पानी राइज करता है, ठीक है, पानी राइज करता है, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर पानी राइज करता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई फर्क नहीं आता। क्यों, आप देख सकते हो पॉइंट बी पे, पॉइंट बी कौन सा है, ये पानी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पानी चाहे 1000 किलोमीटर ऊपर चला जाए तब भी इफेक्टिव स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा हमेशा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि जितना टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ऑलवेज क्या आएगा, 0। एग्जाम्पल के थ्रू समझा, अगर कोई स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में अगर मान लेते हैं स्विमिंग पूल है, यहाँ पे लोग मान लेते हैं नीचे का सॉइल मास है और ऊपर ये तालाब मान लो या कोई लेक मान लो, झील मान लो, ठीक है, मान लेते हैं ये सॉइल मास है। अब पानी मान ले झील में या किसी तालाब में पानी ऊपर राइज करता हुआ जा रहा है, लेकिन इस सॉइल मास के इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे जो भी आपका ग्राउंड लेवल होगा वहाँ पे स्ट्रेस का, इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना राइज वाटर होगा उतना टोटल वाटर प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो यही नोट पॉइंट करके मैं लिखा रहा हूँ। इफ द वाटर टेबल अबव द ग्राउंड लेवल, if the water table above the ground level, above the ground level, if the water table above the ground level, then the variation in groundwater table, then the variation in groundwater table, शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, the variation of groundwater table will not affect the
will not affect the effective stress, ठीक है, effective stress. But if the groundwater table is below the ground level, if the ठीक है groundwater table, if the groundwater table, this is the below the ground level, below the GL, below the ground level, GL मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ GL, then the variation of water table, then the variation of water table, will affect the effective stress, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस. इस चीज़ का थोड़ा सा आपको एग्जाम में ध्यान देना, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे. अगर यही वाटर टेबल यहाँ कहीं होता और ऊपर राइज करता तब फर्क पड़ेगा. अगर ये नीचे ऊपर होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके बारे में यहाँ पे मैंने ये बताया कि यह अगर मान लिया स्विमिंग पूल है, कोई तालाब है, कोई झील है, उसमें कोई वाटर टेबल राइज करेगा तो उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस ग्राउंड लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन वही नीचे अगर करेगा ग्राउंड लेवल के तो वो सॉइल मास में ट्रांसफ़र होगा, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एक बॉयंसी फोर्स लगता है. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सबमर्ज जो सॉइल होती है ना, जो सॉइल सबमर्ज होती है ना, उस पर एक बॉयंट फोर्स लगता है. जब उस पर बॉयंट फोर्स लगता है तो आप देखोगे कि उसकी स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. ठीक है, इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हो. अब हम बात करेंगे अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है. अगला डेरिवेशन है रिलेटेड विद द कि इसी सॉइल मास में हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसी में डील करेंगे, लेकिन थोड़ा चीज़ें क्या हैं, चेंज हैं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसी डायग्राम में. अगर हम बात करें फर्दर, अगला डेरिवेशन ये है कि इसका जस्ट अपोजिट है. अब मान लिया कि जो राइज करेगा, देखिए इससे क्या फ़ायदा मिलेगा. देखिए जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं. सीधे क्वेश्चन अगर हम बात करें मेंस में 20-20 नंबर का इसका क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो इसके 20-20 नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डील करने वाले हैं. तो 20-20 नंबर में अगर इसके क्वेश्चंस आए हैं तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डील करने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगला डेरिवेशन मान लिया बिलो द ग्राउंड लेवल हो तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो बिलो द ग्राउंड लेवल, एक एक करके करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक ये समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं निकलेगा. तो पहले ये समझ लो ना कि टोटल स्ट्रेस कहाँ क्या ले रहे हैं, सैचुरेटेड है, कैपिलरी एक्शन है, सबके बारे में डील करेंगे, तब चीज़ें वहाँ पे आपकी अच्छी हो पाएंगी. ठीक है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिलेट करेंगे चीज़ों को कि कैसे इनको हम लोग डराइव करें. देखिए सारी चीज़ें वही हैं, आपको बस इतना ही लिखना आना चाहिए कि टोटल स्ट्रेस कैसे लिखते हैं, पोर वाटर प्रेशर कैसे लिखते हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेस. इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. अब की बार क्या है कि वाटर टेबल जो है आपका वो कहाँ पे है, बिलो द ग्राउंड लेवल. अब फिर वो राइज करेगा तब क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका, दैट इज केस 2. क्या है, इफ वाटर टेबल is rising below the ग्राउंड लेवल. ये बात इंपॉर्टेंट है. अभी तक क्या पढ़ रहे थे, एबव द पढ़ रहे थे, अब की बार क्या है, बिलो द है. तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसकी कहानी समझते हैं. डायग्राम इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि डायग्राम पहले बना चुके हैं, इसको ऐसे ही सीख लेंगे. ये है कुछ इस तरीके से चीज़ें बनाई गई है.
ठीक। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट ए है, ठीक। उसके बाद में एक पॉइंट बी है, मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट बी और दिस इज द पॉइंट सी, ठीक। सॉइल मास आपकी इस बार जो है ना, ये पूरी सॉइल मास आपको दे दी गई है, ठीक है। दिस इज द सॉइल मास, ये जो जीएल है ना वो ये है ग्राउंड लेवल, अब की बार दिस इज द जीएल ग्राउंड लेवल, ठीक है। और फिर क्या हुआ है कि अब की बार पानी जो राइज किया है, पहले मान लेते हैं कि जो वाटर टेबल था वो आपका सपोज दैट कि बी पॉइंट पे मान लेता हूँ दिस इज द वाटर टेबल, पहले मान लेता हूँ दिस इज द 1 1 पॉइंट पे था। फिर क्या हुआ है, दिस इज द राइज टू, दिस इज द 2 2 पॉइंट पे पहुँच गए हम लोग राइज करके, मतलब पहले पानी का लेवल ये था, अब कुछ समय के बाद पानी चेंज होकर ये हो गया। इसकी हाइट अगर मैं मानूँ, दिस इज द कैपिटल एच माना गया है, कुछ भी मान सकते हो समझने के लिए, और दिस इज द H1, दिस इज द H1 और दिस हाइट विल लेट अस एज्यूम स्मॉल h, ठीक है। ये क्या है, मैंने माना स्मॉल h मान लिया, ठीक। अब वाटर टेबल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। पहले हम मानते हैं केस 1, यहाँ पे इफ, देखिए यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि डायग्राम बार बार बनाने से कोई मतलब नहीं है, समझते हैं पहले। इफ ग्राउंड वाटर टेबल एट 1 1, कहाँ पे है 1 1, पानी कहाँ पे है इस समय, इस पॉइंट पे है। जब इस पॉइंट पे रहेगा तो आपको यहाँ पे सीखना होगा, अभी तक ध्यान दीजिएगा 1 1 पे हम लोग हैं, वाटर टेबल कहाँ पे 1 1 पे है, अभी राइज नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ए पॉइंट की, पॉइंट ए पे मैं बात करने वाला हूँ। पॉइंट ए पे आप बताइए कि मुझे टोटल स्ट्रेस लिखना है, आप बताइए कि ये कितना होगा। अब पॉइंट ए के ऊपर कोई सॉइल मास है या वाटर बॉडी है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा ए मैं क्या लिखूंगा, दिस इज द 0। ए पॉइंट पे आप बताइए कि यहाँ पे मैं पोर वाटर प्रेशर क्या लिखूँ, दिस इज द 0। तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस इज द 0। ये बार का जो सिंबल है ना, बार ऊपर लगा देता हूँ, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, क्योंकि क्या है टोटल में से अगर पोर वाटर प्रेशर 0 - 0 करोगे क्या आएगा 0। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉइंट बी पे आते हैं। तो पॉइंट बी पे अगर हम बात करें, दिस इज द पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे अगर हम बात करें तो दिस इज द पॉइंट बी। आप बताइए कि सॉइल अभी तक, जब सॉइल यहाँ पे नीचे की जो सॉइल रहेगी ये वाली सॉइल, दिस इज द सैचुरेटेड प्लस सबमर्ज रहेगी। कैसी रहेगी, सबमर्ज रहेगी। क्या सॉइल जब वाटर टेबल जब राइज नहीं ऊपर किया था तो ऊपर की सॉइल जाहिर सी बात है या तो ड्राई कंडीशन में रही होगी या तो बल्क कंडीशन में रही होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ वाटर टेबल रहेगा उसके नीचे की सॉइल सैचुरेटेड भी रहेगी, सबमर्ज भी रहेगी, लेकिन अबव द वाटर टेबल अगर हम बात करें तो वहाँ की सॉइल ड्राई भी हो सकती है, बल्क भी हो सकती है। अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो उसको बल्क मान के आपको करना पड़ेगा। तो पॉइंट बी पे मुझे अगर मान लिया टोटल स्ट्रेस लिखना हो, क्या लिखना हो, टोटल स्ट्रेस, तो सिग्मा बी इजकल टू क्या लिखूंगा, दिस इज द कैपिटल H1, दिस इज द गामा बल्क इनटू H1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको आपने माना है क्या कि दिस इज द ऑल अबाउट टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर की अगर बात करें तो दिस इज द म्यू बी इजकल टू, आप बताइए अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर लगा देता तो क्या ऊपर राइज करता, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल अभी कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये क्या आएगा 0। तो मुझे लिखना है सपोज दैट कि इस पॉइंट पे क्या लिखना है, दिस इज द, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मैंने लिखा दिस इज द ऑल अबाउट कि आपका बी इफेक्टिव लिखूंगा तो ये आएगा गामा बी इंटू H1 - 0, दिस इज द गामा बल्क इंटू H1, ठीक है। तो दिस इज द आपका इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, मेन पर्पज ये है कि पॉइंट सी पे कितना इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी चेंज होगी। क्या मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपका ग्राउंड वाटर टेबल राइज करता है या फॉल करता है, उसकी वजह से पॉइंट सी पे स्ट्रेसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं। तो पहले बी का लिख लिया, अब सी का भी समझा देते हैं। देखिए मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पॉइंट सी की अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट सी की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट सी पे कैसे लिखोगे, देखिए पॉइंट सी पे अगर लिखना है तो ए पे तो 0 हो गया, बी पॉइंट का आएगा, देखिए यहाँ पे सी पॉइंट पे आप लोग लिखना है तो सी पॉइंट पे कैसे लिखोगे, टोटल ऊपर का सॉइल आएगा, दिस इज द
गामा बल्क इंटू H1, दिस इज द सी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं टोटल स्ट्रेस की, गामा बल्क इंटू H1 प्लस, आप बताइए नीचे की सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड, तो गामा सैट इंटू ये क्या आएगा, कैपिटल H, तो आप इसको लिख सकते हो कैपिटल H। ठीक, अब बताइए पोर वाटर प्रेशर मुझे लिखना है म्यू सी अगर आपको लिखना है तो पीजोमीटर आप यहाँ लगाओगे और यहाँ से राइज करेंगे कहाँ तक, कैपिटल H तक, तो यहाँ पे लिख सकते हो गामा W इंटू H। अब मुझे चाहिए C पे इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, मान लिया मैं वाटर टेबल पहले 1-1 पे था, उसके लिए निकाल रहा हूँ, अभी 2-2 पे भी देखूंगा क्योंकि मेरा मेन पर्पस वही है। ठीक है, क्योंकि इसको एक डेरिवेशन को समझाना है, इसलिए मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सी पॉइंट पे मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस लिखना है, टोटल पता है, पोर वाटर प्रेशर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सी माइनस म्यू सी पता है, दिस इज द म्यू सी, गामा बल्क इंटू H1 प्लस गामा सैट इंटू H माइनस गामा W इंटू H। यहाँ से आएगा रिलेशन गामा बल्क इंटू H1 प्लस H कॉमन ले लीजिए, दिस इज ब्रैकेट में हो जाएगा गामा सैट माइनस गामा W, तो यहाँ से रिलेशनशिप आएगा गामा बल्क इंटू H1 प्लस H ब्रैकेट में गामा सैट, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ गामा सबमर्ज, क्या लिख सकता हूँ, गामा सबमर्ज। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो, गामा सबमर्ज हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। हालांकि मैं इन चीज़ों को डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक बार फिर से समझा दिया कि यार ए पॉइंट पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, सबके बारे में बता दिया। चाहता तो मैं डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकता था, क्या कि टोटल पॉइंट सी पे जा करके और इस तरीके से लिख सकते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ही लिखेंगे। मान लिया इफ ग्राउंड वाटर टेबल एट 2-2 कहाँ पे पहुँच गया है, 2-2 पे। ध्यान दीजिएगा अच्छे से अब की बार, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा बदलेंगे और उसको आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है चीज़ों पे। अब वाटर टेबल आपका यहाँ पे आ गया, अब इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए कि ये कुछ था। अब वाटर टेबल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। भूल जाइए कि 1-1 की कोई कहानी थी, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा भूल सकते हो, 1-1 को भूल जाइए। अब वाटर टेबल कहाँ पहुँच गया, 2-2 पे। 1-1 मैंने यहाँ पे मिटा दिया, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे सीखा जाए। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि पॉइंट सी पे ही डायरेक्ट लिखते हैं, पॉइंट सी पे मैं टोटल स्ट्रेस लिखूंगा, पॉइंट सी पे सिग्मा सी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता हूँ, ये तो 1-1 मैंने लिखा था, अब यहाँ पे मैं सिग्मा सी 2-2 लिखूंगा। 2-2 की वजह से इस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेसेस आएंगी, क्योंकि अब वाटर टेबल कहाँ पे पहुँच गया, 2-2 पे पहुँच गया। अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए जब 2-2 पे अपने पहुँचे तो नीचे की पूरी सॉइल जो होगी सैचुरेट हो जाएगी, जो कि इस पॉइंट के नीचे की पूरी सॉइल होगी। लेकिन ये जो हाइट बचेगी जिसको मैं बोल पाऊंगा क्या, दिस हाइट इज दिस द H1 माइनस स्मॉल h, ये जो हाइट रहेगी इस आपकी हाइट में क्या होगा, सॉइल किस में होगी, बल्क कंडीशन में होगी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस लिखता हूँ टोटल स्ट्रेस, दिस इज द, आप देखिएगा पहले ये स्ट्रेस आएगी, इस स्ट्रेस को कैसे लिखोगे, दिस इज द गामा बल्क कैपिटल H1 माइनस स्मॉल h लिख लिया, प्लस अब इसके नीचे की जो पूरी सॉइल है इस पॉइंट से नीचे की पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, और वो पूरी सैचुरेटेड सॉइल की जो हाइट है वो h प्लस कितने है, स्मॉल h है। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज द गामा सैट इंटू h प्लस स्मॉल h। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, अब पोर वाटर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो पोर वाटर प्रेशर अगर मैं बात करूं, अब पोर वाटर प्रेशर देखो यहाँ तक मेजर करना पड़ेगा। अगर आपने पीजोमीटर यहाँ पे लगाया, म्यू सी की बात करूं तो वाटर यहाँ तक राइज करेगा जहाँ तक वाटर टेबल आपका रहेगा। जब वाटर टेबल यहाँ तक राइज करेगा तो अगर मैं म्यू सी की बात करूं तो ये आएगा h प्लस स्मॉल h इंटू गामा डब्ल्यू। अब मुझे लिखना है 2-2 पे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो मैं इफेक्टिव स्ट्रेस 2-2 पे लिखना है। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप, जो भी सिग्मा सी टोटल स्ट्रेस है 2-2 पे आया माइनस म्यू सी कर देना आप। अब आप बताइए कि ये कितना है, इसको मैं लिखता हूँ गामा बल्क H1 माइनस स्मॉल h प्लस गामा सेट H प्लस स्मॉल h माइनस H प्लस स्मॉल h इंटू गामा W। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि यहाँ पे मुझे कॉमन लेना हो तो गामा बल्क H1 माइनस h, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ H प्लस स्मॉल h इंटू गामा सेट माइनस गामा W।
देखिए ये अभी तुमको टफ लग रहा होगा, जैसे ही न्यूमेरिकल करेंगे आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, बस थोड़ा सा इसको समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रहे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपका दिस इज द गामा बल्क, ब्रैकेट में H1 माइनस H प्लस आप देखोगे गामा सेट माइनस गामा W, दिस इज द गामा सबमर्ज, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया H प्लस H। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि कितना स्ट्रेस चेंज हुई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। देखिए क्या था मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ पे ये था कि हम पता कर लें कि सबसे पहले कि ग्राउंड वाटर टेबल 1-1 पे था, कहाँ पे था, मान लेते हैं दिस द 1-1, ये पॉइंट जो था 1-1 पे था, तब मैंने पॉइंट सी पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकाली, ठीक, फिर वाटर टेबल आपका राइज करके चला गया 2-2 पे, फिर मैं देखूंगा कि स्ट्रेसेस कितनी आई, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे चेंज की अगर मैं बात करूँ, चेंज कितना चेंज हुआ, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इफेक्टिव एट 2-2 माइनस सिग्मा सी एट 1-1। अब आप 2-2 पे आपके पास है वैल्यू, आप लिखिए गामा बल्क H1 माइनस H प्लस गामा W ब्रैकेट में स्मॉल h प्लस दिस माइनस गामा सी एट 1-1 आप लिख चुके हो, तो इसको मैं लिखूंगा गामा बल्क इंटू H1 माइनस H इंटू गामा डैश, ठीक, इस तरीके से चीज़ों को आप लिख सकते हो। अब फ्रेंड्स आप बताइए, यहाँ पे कुछ टर्म है जो कैंसिल आउट होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म कैंसिल आउट होगा, गामा बल्क इंटू H1 माइनस गामा बल्क इंटू स्मॉल h प्लस गामा डैश इंटू H प्लस गामा डैश इंटू स्मॉल h माइनस गामा बल्क इंटू H1 माइनस H इंटू गामा डैश। अब H इंटू गामा डैश तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, ठीक, गामा बल्क इंटू H1 किसका है, पॉजिटिव का है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का है। एक काम करते हैं, यहाँ पे काम अब बचा कौन कौन सा, गामा बल्क बचता है और गामा डैश बचता है, तो आप एक काम ये कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। चेंज की अगर मैं बात करूँ तो आप बताइए, ये चेंज आएगा H कॉमन लोगे, क्या आंसर आएगा, गामा डैश माइनस गामा बल्क। अब आप बताइए प्रैक्टिकली कि गामा बल्क की वैल्यू ज़्यादा होगी कि गामा डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो गामा बल्क जो होता है गामा डैश से क्या होता है, ज़्यादा। तो ये जो चेंज है ना फ्रेंड्स, ये क्या आएगा, देखिए जब आप गामा बल्क की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये टर्म निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राउंड वाटर टेबल बिलो द सॉइल मास, बिलो द ग्राउंड लेवल अगर राइज करेगा तो इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कम हो जाती। और प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कैसे, जो सॉइल मास अभी तक नीचे की तरफ लेयर पे प्रेशर लगा रही थी, ड्यू टू ये वेट आपका क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक सॉइल नीचे की सबमर्ज थी, इस 1-1 लेयर के नीचे की सॉइल सबमर्ज थी, और जो कि एक बॉयंट फोर्स लगाती है सॉइल, क्योंकि उसमें वाटर है। अब आपने क्या कर दिया, बॉयंट, देखिए सेल्फ वेट नीचे की तरफ काम करेगा, प्रैक्टिकली समझते हैं, सेल्फ वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ मान लेते हैं सेल्फ वेट, और जो बॉयंसी फोर्स होता है वो ऊपर की तरफ काम करेगा। तो सेल्फ वेट अगर नीचे की तरफ काम करेगा तो ये हम लिख रहे हैं गामा साइट इंटू जो भी H आ रहा है, और बॉयंसी फोर्स वो है जो कि हम लोग गामा W इंटू H लिख रहे हैं। तो आप ये बताइए, अगर वाटर टेबल ऊपर राइज करेगा तो जाहिर सी बात है उसको सबमर्जेंस का जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। जब सबमर्जेंस की थिकनेस बढ़ेगी तो बॉयंसी फोर्स भी बढ़ेगा। जब बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो बॉयंसी फोर्स है अगर कहीं ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दिस, इसी वजह से हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है यहाँ पे क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब प्रैक्टिकली अगर देखें, जहाँ पे वाटर रहता है वहाँ पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है। जहाँ पे पानी दलदली इलाकों में मिट्टी पानी से जब आप गीली कर देते हो तो देखो कितना स्मूथ हो जाती है, उस पर लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इफेक्टिव स्ट्रेस पे ही डिपेंडेंट होता है क्या, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो बियरिंग कैपेसिटी जो होता है फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। तो इस वजह से जब भी कभी बरसात में पानी जब सॉइल राइज करता है, वाटर टेबल राइज करता है, इसी वजह से देखते होगे कि सॉइल का इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब सॉइल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की
कि शेयर स्ट्रेंथ सब कुछ कम हो जाता है। इसी वजह से सॉइल का क्या कह सकते हो, इरोजन ज़्यादा होता है, कटाव ज़्यादा होता है बरसात में। इसी वजह से आप देख सकते हो सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके हो जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं लिखाना चाहता हूँ, उनको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आप चाहो तो इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इससे निकल के आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। तो उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे हम डील करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्ज़ाम में उसका वेटेज है और पूछ भी लेता है। अभी तक जो बातें मैंने बताई ना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईएस ने बनाया है कि बिलो द है कि अबव द है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। नोट पॉइंट 1 ये कह रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस विल रिड्यूस विथ इंक्रीज इन, ये जो कहानी अभी निकल के उसी के बारे में मैं लिखा रहा हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस विल रिड्यूस with increase in groundwater table increase in groundwater table in below the ground level below the ground level GL एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा जो होगा वाइस वर्सा सही होगा, ठीक है, उसमें इंक्रीज कर जाएगा जो भी फर्क पड़ेगा। फिर ये है यहाँ पे इफ़ द ग्राउंड वाटर टेबल लोअर्ड ड्यू टू पंपिंग आउट ऑफ वाटर देन, यहाँ पे एक हेडिंग बना के लिखना है इफ़ ग्राउंड वाटर टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा। लोअर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोअर्ड ड्यू टू पंपिंग आउट ऑफ वाटर देन क्या फर्क पड़ेगा। पहला केस है, केस 1 में मैं लिखता हूं इन शॉर्ट टर्म एनालिसिस, शॉर्ट टर्म में क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब बहुत मान लिया कि आपने पंपिंग कर लिया, बहुत जल्दी पंपिंग आपने कर लिया और उसके बाद में तुरंत आप अगर वहाँ पे कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, तब की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉइल विल बी ट्रीटेड एज सैचुरेटेड इन द लोअर्ड वाटर टेबल, saturated in the lowered water table zone, ठीक है, क्या मानेंगे वहाँ पे आपकी सैचुरेटेड। तो यहाँ पे आप जो भी लिख रहे थे चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, जो भी आपका यहाँ पे चेंज आया था, अब आप वहाँ पे लिखोगे गामा सेट माइनस गामा डैश इंटू एच, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस 2 लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, सॉइल बी अचीव आफ्टर लॉन्ग टाइम, द सॉइल विल बी treated as bulk condition due to lowering of water, जाहिर सी बात है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा कि यहाँ पे जब चेंज की बात करेंगे तो ये आएगा गामा बल्क माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ठीक। अब फ्रेंड्स ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि देखिए यहाँ पे लोअरिंग की बात कर रहा हूँ,
राइज करता अगर वाटर टेबल तो ये गामा डैश माइनस गामा सेट होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था गामा डैश माइनस गामा बल्क। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोअरिंग की, और यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर की तरफ गया था, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये पुराना वाला केस है जो पिछला मैंने डील कर रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि अगर शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म का मतलब है सपोज दैट कि आपने पंपिंग किया तो उस समय जो सॉइल के पोर्स होंगे, वाइट्स होंगे, वो पानी से भरे रहेंगे, तो उस समय हम सैचुरेटेड कंसीडर करेंगे। लेकिन मान लो 1 साल बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ में जो पोर में वाटर होगा हो सकता है वो नीचे जा चुका हो, नीचे ड्रेन आउट कर चुका होगा, या सॉइल ड्राई हो गई होगी, या बल्क कंडीशन में हो सकती है कि सारे वाइट्स अब पानी से ना भरे मिले आपको। तो उस तरीके से आप देखोगे कि जो यहाँ पे होगा इन लॉन्ग टर्म, एग्जाम में बोल देगा, कैसे कह देगा कि बताइए इन केस ऑफ द गिवन सॉइल इज पंपिंग आउट टेस्ट इज कैरीड आउट द सॉइल इन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ऐसे बोल देगा। तो आपको जो ऊपर की जो सॉइल होगी ना, जो बोल देगा कि भाई इस लेयर की सॉइल को पंपिंग आउट किया गया है, तो यहाँ की सॉइल को सैचुरेटेड लेना है कि बल्क लेना है, ये डिसाइड होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से। अगर लॉन्ग टर्म है तो बल्क में जाएगा, और शॉर्ट टर्म है तो वो आपका सैचुरेशन में जाएगा। प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि मान ले कहीं भी कभी क्या होता है, मान ले कैनाल में पानी आया, जब कैनाल में पानी, नहर बंद कर दी जाती है तो आप वहाँ पे देखोगे कुछ समय के लिए 2-3 दिन तक पानी देखोगे, वहाँ पे सैंड जो सॉइल मास होगा वहाँ पे पानी दिखाई पड़ता है। लेकिन 1 महीने बाद जब आप देखते हो तो नहर में सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बल्क कंडीशन में पहुँच जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग एक और डेरिवेशन पे चलते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, जो कि बहुत ही आसान है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन अब की बार सरचार्ज लगा दिया। सरचार्ज क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सरचार्ज के बारे में कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सरचार्ज को कैसे डील किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज द रिलेटेड विथ सरचार्ज, कैसे चीज़ों को डील करना है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरचार्ज के बारे में यहाँ पे डील करेंगे कि सरचार्ज भी लगा दें तब कैसा डायग्राम बनेगा, क्या चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि एग्जाम में सरचार्ज से भी रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सरचार्ज से रिलेटेड, ठीक, अगला केस है इफ़ द, नेक्स्ट केस है सॉइल मास विद सरचार्ज। नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ, सॉइल मास, दिस इज द सॉइल मास with surcharge, soil mass with surcharge and water table is at depth h1 and water table is at depth h1, ठीक, h1 below the ground level, ग्राउंड लेवल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कहानी इस तरीके से दी गई है जैसे पहले पढ़ा था सेम वैसे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाटर टेबल इज एट डेप्थ h1, उसके बारे में यहाँ पे ध्यान देना। एग्जाम में आपको बोलेगा कि ग्राउंड लेवल से 2 मीटर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कहानी कैसे दी जाती है। जब तक ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर कहानी समझ में आ जाएगी तो फिर इस चैप्टर में है कुछ नहीं, 20 नंबर आपको फ्री के मिलने हैं। सपोज दैट कि आपको कंडीशन कुछ इस तरीके से दी गई है, कुछ सॉइल मास है इस तरीके से, मान लीजिए कि इस तरीके से सॉइल मास दी गई। उसने बताया है कि वाटर टेबल आपके यहाँ पे है, दिस इज द वाटर टेबल, ये सॉइल मास पूरी है, ध्यान दीजिएगा ये सॉइल मास पूरी है। और ये सरचार्ज का मतलब हो कोई मिट्टी ला करके आपने ऊपर डाल दिया। ठीक, सरचार्ज की यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस की यूनिट भी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये दिस इज द सरचार्ज क्यू, दिस द ए पॉइंट, दिस द बी पॉइंट, दिस द सी पॉइंट। ठीक है, दिस द हाइट h1, दिस द हाइट h1 और दिस इज द हाइट इज h। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अच्छे से। जो मैंने बताया कि जो आपका वाटर टेबल है एट डेप्थ h1, तो मैंने बता दिया कि वाटर टेबल कहाँ पे है, h1 डेप्थ पे है। ओके, उसके बाद में मुझे सारी कहानी लिखनी है। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं कि टोटल स्ट्रेस
हर एक पॉइंट पे लिखते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग पोर वाटर प्रेशर लिखेंगे, सारी कहानी यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई वाटर टेबल अभी राइज वाइज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सॉइल रहेगी फ्रेंड्स वो बल्क कंडीशन में रहेगी, या तो बल्क दिया होगा, ठीक है, बल्क है, बल्क नहीं दिया तो ड्राई दिया होगा, वो क्वेश्चन में बताएगा। अगर नहीं दिया है तो बल्क मानना है, अगर दे दिया है जैसे ड्राई बोलेगा तो आपको ये ड्राई मान लेना है। यहाँ की जो सॉइल रहेगी वो सैचुरेटेड रहेगी, गामा सेट लगाओगे, ओके, क्योंकि ये बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल है तो दिस सॉइल इज सैचुरेटेड आल्सो एज वेल एज सबमर्ज, ठीक। मैंने जब चैप्टर नंबर पहला डिस्कस किया था, चौथा या पांचवें लेक्चर में, मैंने बताया था कि इस सॉइल को बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल सैचुरेटेड और सबमर्ज बोथ होती है, और ऊपर की सॉइल जो रहती है कैपिलरी एक्शन में सिर्फ सैचुरेटेड होती है। कैसी होती है? सैचुरेटेड। अब बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की। पहला बात करेंगे पॉइंट ए पे। पॉइंट ए आसान है, सिग्मा ए। इस पॉइंट पे आ जाओ, आप बताओ कि पॉइंट ए पे सॉइल मास पे कोई वर्डन आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। जो मिट्टी ला करके आपने डंप कर दी है उसका वेट नहीं काम करेगा? करेगा। वो कितना दिया गया है? क्यू। तो क्यू दिया गया है। कई बार क्या ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि जैसे आप यूडीएल लगाते थे ना, यूडीएल सेम है ये कहानी, ऐसे ही जैसे आप यूडीएल लगाते थे ऐसे करके, ये यूडीएल है एक तरीके, क्योंकि यूनिट क्या है? किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कल को वो कह देगा कि एक सरचार्ज तो है, वो किलो न्यूटन पर मीटर में इंटेंसिटी मान लिया आपको दे दिया 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ध्यान दीजिएगा, और बोल देगा 2 मीटर इसकी स्ट्रिप है, तो आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो आपको एग्जाम में पढ़ लेना है कि किस यूनिट में दिया गया है। अगर वो इस यूनिट में होता किलो न्यूटन पर मीटर में, तो उसको वो ये बता देता कि इसकी यार विथ कितनी, जितनी विथ पे लगेगा उससे और डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पर यूनिट वहाँ पे विथ पता चल जाता है। तो चलो पॉइंट ए पे आ गए। पॉइंट ए पे इसकी इंटेंसिटी क्यू है, तो मैंने पॉइंट ए पे लिख दिया क्यू, क्योंकि इसकी वजह से ये जो बर्डन है ना इस पॉइंट पे, ए पॉइंट जो ये लेयर होगी ना, इस पे जो स्ट्रेस आएगी, ऊपर से जो मिट्टी आपने डंप कर रखी है ना, ला करके पाट दी है, तो उसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सरचार्ज। सरचार्ज यूनिफॉर्म माना जाता है, ऐसा नहीं होता कि सरचार्ज यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है तब तो नहीं लगा पाओगे। एक समान मान लिया जाता है कि भाई फैला हुआ है, बराबर उसका लेवल है, तब जाके उसको सरचार्ज मानते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जैसे नहीं होता है, सेम कहानी यहाँ पे भी होती है। चलो भाई आ जाओ, पॉइंट ए पे लिखते हैं फर्दर क्या? पोर वाटर प्रेशर लिखते हैं। बताओ क्या यहाँ पे वाटर टेबल यहाँ है, यहाँ कैसे पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा? तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। तो आप बताइए यहाँ पे मुझे लिखना है सपोज दैट इफेक्टिव स्ट्रेस, तो क्या आ जाएगा? Q माइनस 0। आ गया? बहुत आसान है, बहुत जल्दी लिखोगे अभी। पॉइंट बी पे आ जाओ आप। पॉइंट बी पे आपको लिखना है चीज़ें। आप बताओ पॉइंट बी पे जब आपको लिखना है सिग्मा बी लिखना है, तो आप बताइए कि किस किस की वजह से इस पर वेट आ रहा होगा। इस लेयर पे जो वेट आ रहा होगा फ्रेंड्स, वो ये जो सॉइल मास है ना, इसकी वजह से वेट आ रहा होगा, और इसके ऊपर जो आपने सरचार्ज लगा रहा उसकी वजह से आ रहा होगा। तो आप क्या लिखोगे? दिस इज द क्यू लिखोगे, प्लस और किसकी वजह से आ रहा है? गामा बल्क इंटू H1। तो यहाँ पे लिख सकते हो गामा बल्क इंटू H1। अब आपको लिखना है पोर वाटर प्रेशर, तो मैं लिखूंगा सिग्मा, सॉरी म्यू बी लिखूंगा। आप बताइए इस पॉइंट पे क्या वाटर टेबल है? इसके ऊपर कोई वाटर दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं है। पीजोमीटर लगाओगे राइज ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब है पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा सिग्मा बी बार, ये आएगा सिग्मा बी, ठीक है, माइनस म्यू बी। इसका आंसर वही आ जाएगा जो पहले लिखा गया है, गामा बल्क इंटू H1। समझ में आ रहा होगा आई होप। बहुत आसान है, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। अब पॉइंट सी पे आ जाओ। पॉइंट सी पे आप बताइए, अब मुझे ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, बर्डन देखना है कि इस लेयर पे किन लेयरों का ऊपर से बर्डन आ रहा है। एक तो क्यू का बर्डन आ रहा होगा, एक तो बल्क का आ रहा होगा, एक तो सैचुरेटेड का आ रहा होगा। तो टोटल में अगर मुझे लिखना हो, दिस इज द सी, इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? पहला क्यू आएगा, प्लस दूसरा किसका आएगा? इस वाले लेयर का आएगा, तो गामा बल्क इंटू H1 आएगा, प्लस इस लेयर का आएगा, गामा सैचुरेटेड सॉइल है तो इसको गामा सैचुरेटेड करेंगे, इनटू कितना आएगा? H आएगा। चलो पोर वाटर प्रेशर बताओ कितना आएगा? सी पे। देखो भाई पोर वाटर प्रेशर अगर आप देखोगे ग्राउंड वाटर टेबल ये वाला है, अगर मैं पीजोमीटर इस पॉइंट पे लगाऊंगा तो इतना राइज करके चला जाएगा, ठीक है, ये राइज करेगा। ये पानी जब राइज करेगा तो कितना हाइट तक राइज करेगा? जितना कि आपका ग्राउंड वाटर है, तो इतना राइज करेगा कितना? H। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज द गामा W इंटू H। अब मुझे चाहिए क्या? इफेक्टिव स्ट्रेस, तो दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा सी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो Q तो Q ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, प्लस गामा बल्क इंटू H1, ये भी चेंज नहीं होगा, गामा बल्क इंटू H1। चेंज क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, गामा साइड
माइनस गामा डब्ल्यू और एच कॉमन ले लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ एच कॉमन गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एच इंटू गामा डैश, क्योंकि समर से लिख सकता हूँ गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू प्लस गामा बल्क इंटू एच वन प्लस क्यू। इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डायग्राम को ड्रा करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल स्ट्रेस बहुत आसान है, बस जो बताया गया उसी हिसाब से काम करना है। टोटल स्ट्रेस का डायग्राम हम देखते हैं। टोटल स्ट्रेस, ठीक, जहाँ जहाँ आपको पॉइंट मिले उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जाइए। ए पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी क्या है, क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी अब क्यू हो गई। पहले जीरो होती तो यहीं से चलते, लेकिन अब इंटेंसिटी क्यू है तो मैं क्यू को यहाँ पे डिनोट कर दूंगा। ठीक, आप फिर बताइए बी पॉइंट पे मैं चलता हूँ, तो क्या बी पॉइंट पे आप किधर जाओगे, इधर जाना चाहिए आपको, इधर थोड़ी घूम के फिर से चले आओगे। अब आपको देखो यहाँ पे ये बी पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो ये तो इंटेंसिटी यहाँ पे रहेगी। इस तरीके से आप देखोगे कि ये आपका बन के चला जाए, क्योंकि अब आपका, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी क्यू थी, क्योंकि यहाँ पे बर्डन क्यू था, अब आपका जो ओरिजिन पॉइंट होगा अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ओके, तो इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी क्यू पता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अब हम लोग ये देखो यहाँ पे जब पहुँचे तो हमारी इंटेंसिटी हो गई क्यू प्लस बी पॉइंट पे क्या आया था गामा बल्क इंटू एच वन। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, फर्दर बढ़ गई चीज़ें, तो इस तरीके से आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो। ठीक है, दिस इज द दिस, ये इंटेंसिटी वही रहेगी। ये जो बढ़ा, ये बढ़ा कौन सा टर्म, गामा सेट इंटू दिस द गामा सेट इंटू एच। ठीक है, और यहाँ पे फर्दर रहेगा क्यू प्लस दिस द गामा बल्क, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको डॉट डॉट प्रोजेक्ट करोगे ना तो देखो आपको एक बात यहाँ पे पता चलने वाली है, दिस द दिस। तो इससे एक बात खास पता चल गई कि जो क्यू इंटेंसिटी है वो यहाँ तक हमेशा काम करेगी। मतलब कि अगर आपने कोई सरचार्ज लगा दिया ना तो उसका जो इफेक्ट आएगा ना वो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बॉडी आएगा, जो कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, हर लेयर पे समान काम करेगा, जो कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, क्यू। उसके बाद में ये जो बर्डन है उसको मैं लिख रहा हूँ गामा बल्क इंटू एच वन, तो ये इंटेंसिटी इसकी हो जाएगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी वही नीचे होगी। ये जो बढ़ा हुआ डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है वो इस लेयर का बर्डन है, तो इसे गामा सेट इंटू आप क्या लिखोगे, एच लिखोगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट पोर वाटर प्रेशर। तो आप नेक्स्ट जो लिखोगे वो है आपका दिस इज द पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर, या इसको न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं, न्यूट्रल प्रेशर। अब बताइए कि इसमें ए पॉइंट पे कितना है, जीरो, तो भाई लो जीरो मैंने लिख दिया। उसके बाद में आगे बढ़ा, क्या बी पॉइंट पे आप बताओ क्या है, पोर वाटर प्रेशर जीरो है। फिर आगे सी पॉइंट पे बढ़ा तो ये आया गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो मैंने क्या कर दिया, इसको बना दिया दिस इज द गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये गामा डब्ल्यू इंटू एच की इंटेंसिटी आपकी ये वाली पोर वाटर प्रेशर की वजह से आ गई। ठीक, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम जो है आपका दिस इज द डायग्राम, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, अब बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट ए पे बात करता हूँ, पॉइंट ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, क्यू है, तो मैं भाई क्यू लिख दूंगा। तो लो भाई क्यू इंटेंसिटी मैंने बना दी। ठीक, फिर आप बताइए बी पॉइंट पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज क्यू प्लस गामा बी इंटू दिस। तो सेम डायग्राम फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे बढ़ेंगे, तो दिस इज द डायग्राम, ये आप यहाँ पे बढ़ के चले आए। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द, ये जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज द क्यू, दिस इज द गामा बल्क इंटू एच वन। ठीक, फिर आप बताइए कि यहाँ पे जब मैं डायग्राम में बढ़ूंगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी देखिए क्यू प्लस गामा बी इंटू एच वन तो रहेगी, तो ये इंटेंसिटी तो यहाँ तक काम कर जाएगी, चलो फिर से आ जाएगी, चलो ठीक है क्या। लेकिन यहाँ पे एच इंटू गामा डैश है, लेकिन टोटल स्ट्रेस वाले में क्या आया था, एच इंटू गामा सेट आया था। आप बता दीजिए गामा सेट ज़्यादा होगा कि गामा बल्क, गामा डैश ज़्यादा होगा, समर ज़्यादा होगा, गामा सेट ज़्यादा होगा। तो गामा सेट जब ज़्यादा होगा तो आप इसको देख सकते हो कि जो इसकी इंटेंसिटी आएगी वो थोड़ा सा कम आएगी एज़ कम्पेयर टू गामा सेट। तो देख सकते हो इसका डायग्राम थोड़ा सा फ्लैट क्या हुआ, स्लोप ज़्यादा हो गया, इसके बीच में जो थीटा है ना वो ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे जो थीटा वन है दिस इज द थीटा टू मानते हैं, और इसको मैं थीटा वन मानता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, बिकॉज इसमें जो है ना दिस इज द गामा सेट, बिकॉज गामा सेट इज ग्रेटर देन गामा बल्क। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। इतना माइन्यूट कोई देखता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसा डायग्राम बनता है, कल को अगर कोई पूछ ले तो आप सही बता सको। तो ये है, ऐसे क्वेश्चन 20-20 नंबर में आते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये सब कहानी तो मैंने ऐसे बताई, एग्जाम में आपको डाटा मिलेगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा
और यहाँ पे गामा बल की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, हाइट की भी वैल्यू जो न्यूमेरिकल में दी गई होगी। ऐसे करके क्वेश्चन जो है 20 नंबर में निकलेगा और ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, देख सकते हो सिंपली करना होता है। और डायग्राम ड्रा करने का मैंने तरीका भी बता दिया, जो पॉइंट मिले उसी को ड्रा कर दो। तो कई बार एसएससी जेईई में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है, बस इतना ही बता दो, 20 नंबर मिल जाते हैं। और कई बार न्यूमेरिकल के साथ साथ ग्राफ भी प्लॉट करना होता है, तो ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है हमारे सामने ना, हम आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारे पॉइंट पता होते हैं, ग्राफ प्लॉट करना हमारे लिए आसान होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हो। तो ये था आपका लेक्चर, मतलब आपका इफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट 1 का मैंने डिस्कस किया। अब इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।